तक हमने देखा है लेबर लॉज के बारे में सेकंड चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में। आज सेकंड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, यानी कि औद्योगिक संबंध से मतलब ये है कि जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन इंडस्ट्रीज में मजदूर और जो नियोक्ता होता है, जो मजदूरों को काम देता है, उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होता है, और उन दोनों के रिश्ते में अगर कोई मनमुटाव आ जाए तो उस रिश्ते को ठीक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो जिस प्रकार का वातावरण, थोड़ा से मोटा कर लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का वातावरण, व्यवस्था, जागृत सेवा दशाएं और सामूहिक सौदेबाजी हम आजकल औद्योगिक क्षेत्रों में देखते हैं, ऐसी बातें प्राचीन काल में ही नहीं थी। तब नियोजक और कर्मकार, ठीक है, तो तब नियोजक और कर्मकार, यानी कर्मकार जो काम करता है, जो नियोजक जो काम कराता है, उन दोनों साधारणतया मजदूरों के नाम से संबंध मालिक एवं दास का होता था। यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में हम नियोजक और कर्मकार जिसको बोलते हैं, वो पहले टाइम पे मालिक और दास का था। ठीक है, पहले कर्मकार को दास बोलते थे और नियोजक को मालिक। स्वामी मनमाने ढंग से गरीब मजदूरों का शोषण करता था। इस संबंध में सुधार की बात करना बहुत असहज था, विशेषकर मालिकों के लिए। समय के साथ और जागरूकता के कारण इनके आपसी संबंध बहुत हद तक न्यायोचित एवं भेदभाव विहीन हो सके। यानी कि धीरे धीरे करके जब टाइम बदला तो पहले तो कोई न्याय ही नहीं था कि मतलब वो जो नियोजक है या मालिक है वो मनमाने ढंग से काम लेता था। ठीक है, कितना लाभ काम लेना है ये डिसाइड नहीं है, कब तक काम कराना है ये भी डिसाइड नहीं है, बस काम कराना है ये डिसाइड है। कब तक करना है? जब तक तुम मर नहीं जाते। यानी कि तुम करोगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे करेंगे। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे करके ये प्रथाएं जो बंद हुई, और अब इन जैसे कि अब नियोजक है वो मनमाने ढंग से काम ना ले पाए, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और अब भेदभाव कम हुआ है। 20वीं शताब्दी में विधि शास्त्र की यह एक शाखा के रूप में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास हुआ है। विधि शास्त्र की शाखा ने स्वामी एवं सेवक की पुरानी विधि को नकार दिया और संविदा की स्वतंत्रता पर आधारित हस्तक्षेप के पुराने सिद्धांत को समाज के व्यापक हित में प्रभावहीन बना दिया। ठीक है, जो संविदा की स्वतंत्रता पर, जो पहले ऐसा होता था कि किस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कराया जाता था। ठीक है, कितना काम कराया जाता ये कोई डिसाइड नहीं था। और पहले कोई जो सरकारें होती थी ना, वो दखल अंदाजी नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों को स्वामी और सेवक के बीच मधुर संबंधों के विकास में अपर्याप्त पाया गया। विधानों एवं न्यायिक निर्वचनों द्वारा नियोक्ता के पुरातन अधिकार अपनी इच्छा अनुसार कर्मकार को भाड़े पर लेना और निकाल देना पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए, यानी कि हायर एंड फायर की नीति बंद कर दी गई। इस प्रकार औद्योगिक विधि के क्षेत्र में उठाया गया एक कदम अत्यंत नवीन और अद्भुत है। 20वीं शताब्दी के दौरान समूचे विश्व में औद्योगिक समाज संविधान से हैसियत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विधि शास्त्रीय स्थिति है। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विधि शास्त्रीय स्थिति है। यह सभी परिवर्तन औद्योगिकरण की देन है। औद्योगिकरण से कुछ नई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसमें निजात पाने के लिए कुछ सिद्धांतों का जन्म हुआ है। अब ये को एक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे आर्थिक संघर्ष अवश्य संभावी, इस तथ्य को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, हस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन, कर्मकारों का सम्मिलित होकर संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार, सेवा शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का कर्मकारों का अधिकार, राज्य सामाजिक हितों की रक्षक के रूप में राज्य के विधानों से न्यूनतम मानदंडों की प्रत्याभूत होनी चाहिए। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विकास के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक काल, प्रगतिकाल और पूर्ण प्रौढ़ता या स्वतंत्रता काल। ठीक है, प्रारंभिक काल 1850 से 1918 तक है, और प्रगतिकाल 1919 से लेकर 1945 तक है, पूर्ण प्रौढ़ता काल 1940 से लेकर अब तक है। भारत में औद्योगिक संबंध का विकास देखते हैं। भारत में औद्योगिक संबंध का विकास कैसे हुआ? भारत में औद्योगिकरण जिसका प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। इसमें श्रमिकों की एक ऐसी कड़ी है जो अहम भूमिका की निर्वाह करते हैं।
एक आकलन के अनुसार अब भारतीय श्रमिक विकसित राष्ट्रों के श्रमिकों से कम कुशल नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ उत्पन्न क्षमता का स्तर निम्न है। हमारे यहाँ श्रम प्रधान तकनीकी एवं श्रम के प्रति सम्मान विकसित करने की आवश्यकता है। यानी कि हमारे यहाँ जो काम है ना, यानी श्रम है, वो उसके प्रति सम्मान कम मिलता है। शिक्षा तथा उद्योग नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। संतोष का विषय है कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया है, फिर भी देश आज बेकारी का शिकार है। इस गंभीर समस्या के समाधान में श्रम प्रधान तकनीकी ही सही दिशा निर्देश बन सकती है। भारतीय संविधान को औद्योगिक विधिशास्त्र के विकास का श्रेय जाता है, जिसने औद्योगिक संबंध को लोगों के सामने रखा। भारतीय न्यायालय ने भी औद्योगिक विधिशास्त्र के विकास को अपना योगदान दिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा संविधान है ना, उसने औद्योगिक विधिशास्त्र के विकास का श्रेय माना जाता है। यानी कि भारतीय संविधान ने औद्योगिक विधिशास्त्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, और भारतीय न्यायालय ने भी औद्योगिक संबंध की परिभाषा देखते हैं। मोटे तौर पर औद्योगिक संबंधों का अर्थ नियोजक और नियोक्ता के आपसी संबंध से लगाते हैं। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे सामग्री का उत्पादन इत्यादि, सामूहिक रिश्तों के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है, तो इस रिश्ते को ही औद्योगिक संबंध कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में औद्योगिक संबंध का विस्तार हुआ है, जब अब नियोक्ता कर्मचारी संबंध से परे जाकर नियोक्ता कर्मचारी और राज्य का भी आपसी मेल जोल बढ़ा है। राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संगठनों तथा अन्य लोगों के बीच संबंधों को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। विशेषकर दो शब्दों जैसे श्रम प्रबंधन ना तो संबंधों और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का उल्लेख ही है, औद्योगिक संबंध को निरूपित करता है। ये परिभाषा का सार है। औद्योगिक संबंधों की प्रकृति देखते हैं। औद्योगिक संबंधों की प्रकृति बहुआयामी है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 कारकों पर आधारित है: संस्थागत कारक, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक। अब देखो संस्थागत कारक कौन कौन से आते हैं? सरकार की नीति और श्रम कानून। आर्थिक कारक सभी प्रकार की आर्थिक स्वामित्व जैसे पूंजीवादी, समाजवादी। तकनीकी कारक जैसे उत्पादन की तकनीकी पूंजी संरचना। इस प्रकार औद्योगिक संबंध संस्थागत, आर्थिक, तकनीकी कारकों के माध्यम से सरकार, उद्योग और श्रमों के बीच की आपसी समन्वय होती है। औद्योगिक संबंधों की अहमियत। औद्योगिक संबंध हमेशा सहज संबंधों को निरूपित करता है। इस तथ्य का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि औद्योगिक विवाद न उत्पन्न हो। अगर उत्पन्न हो भी जाए तो सहज और सही प्रशासन के द्वारा त्वरित निपटारा भी हो जाए। यदि अच्छे संबंध होते हैं तो इसके कई लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं: औद्योगिक शांति, उच्च उत्पादकता, औद्योगिक लोकतंत्र, सामूहिक सौदेबाजी, कर्मकारों का उचित लाभ, उच्च नैतिकता और परिवर्तन की व्यवस्था। औद्योगिक संबंध का परिदृश्य देखते हैं। श्रमिक विधियों के जानकारों के अनुसार मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं जिन पर इन संबंधों का भविष्य होता है: सहयोग और संघर्ष। ठीक है, श्रमिक विधियों की जानकारों के अनुसार मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं जिन पर इन संबंधों का भविष्य होता है: सहयोग और संघर्ष। सहयोग के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को समझा जा सकता है, जैसे मजदूर संगठनों और प्रबंधन की आपसी सहयोग। हितों के संघर्ष के परिदृश्य से संबंधों का निर्धारण होता है। औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य देखते हैं। औद्योगिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य कर्मकारों की आर्थिक सुदृढ़ता, उत्पादकता में बढ़ोतरी और उद्योगों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सिद्धांत: सरकारी सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विशेषकर उत्पादन के विनियमन और औद्योगिक संबंधों को कानूनी दायरे में लाना है। ठीक है, दूसरा देखो, औद्योगिक संघर्षों को रोकने तथा हड़ताल और तालेबाजी को क्रम से कम करने का विकल्प होना चाहिए। समस्याओं और विवादों के निपटारे में सामूहिक सौदेबाजी का विकल्प होना चाहिए। अच्छे मजदूर प्रबंधन संबंधों को बनाए रखने के लिए नियोजक और संगठन के बीच आपसी समझ तथा स्वतंत्र व्यवहार का होना आवश्यक है। औद्योगिक संबंधों के अवधारणा देखते हैं। 18वीं शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था। इस क्रांति ने औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए नए विचार दिए। समय के साथ औद्योगिक संबंधों पर नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ जो निम्नलिखित है। अब अवधारणा देखो: एकात्मकवाद, बहुवादी, मानववादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, सामाजिक और सिस्टम प्रत्यागम। ठीक है, ऐसी अवधारणा है। अब एकात्मक प्रत्यागम के बारे में देखते हैं। एकात्मक प्रत्यागम में कर्मकार और नियोजक एक टीम बनाकर काम करते हैं और अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
इस प्रत्यागमन के अनुसार नियोजक और कर्मकार के बीच सीधा संबंध होता है। इनके बीच किसी तरह का कोई संघर्ष या की संभावना नहीं होती है। व्यापार संगठन जैसे बाहरी तत्वों की इस संबंध में कोई योगदान नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन प्रबंधन के द्वारा तथा प्रबंधकीय स्तर पर ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी संगठनों के प्रति वफादार और संवेदनशील होते हैं। बहुवादी प्रत्यागम को विकसित करने का श्रेय जॉन आर कामन को जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। जॉन आर कामन, इनका मानना था कि समाज बहुत से हितों को रखने वाले लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए समस्या का आना तो अवश्यभावी होता है, लेकिन आपसी संबंध और एक दूसरे पर निर्भरता कहीं ना कहीं आपसी समझौते को भी जन्म देती है। यही निर्भरता समस्या के उन्मूलन का कारण बनती है। इस पद्धति को सामूहिक सौदेबाजी भी कहा जाता है। इस प्रत्यागम में व्यापार संगठन कर्मचारियों के हितों के संवाहक होते हैं तथा उनके हितों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब मार्क्सवादी प्रत्यागम देखते हैं। मार्क्सवादी प्रत्यागम को शास्त्रीय प्रत्यागम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसे रेडिकल प्रत्यागम की संज्ञा भी दी जाती है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रत्यागम को अवधारित किया था। इसका मानना था कि औद्योगिक संघर्ष सामाजिक संघर्ष का ही एक भाग है। इसमें शोषण की भूमिका नियोजक करता है तथा शोषित कर्मकार का होता है। उनका मानना यह भी था कि आज जो भी असमानता है उसके पीछे यही शोषण करने वाले पूंजीवादी लोग हैं। इस तरह कर्मकार श्रमिक वर्ग को एकजुट होना चाहिए। इस तरह से पूंजीवादियों का बचत समाप्त हो जाएगा और एक दिन समानता, विशेषकर आर्थिक समानता का समय आ जाएगा। मानव संबंध प्रत्यागम को नवशास्त्रीय प्रत्यागम भी कहते हैं। इसको प्रतिपादित करने वाले लोगों में कई नाम आते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण भूमिका एल्टन माओ, रोयथिल बर्गर, व्हाइटेड, होमस इत्यादि है। एलन माओ, रोयथिल बर्गर, व्हाइटहेड और व्हाइटे और होमस इत्यादि हैं। इस प्रत्यागम के अनुसार संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मानव से परे संबंधों को अपनाया जाता है। जैसे यदि कर्मचारी को इस तरह अकेला और निरीह छोड़ दिया जाता है कि उसके मन में नियोजक और संगठन के प्रति भाव नकारात्मक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में संघर्ष का होना स्वाभाविक होता है। इस प्रत्यागम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को मानव का दर्जा दिया जाए। यदि मानव सामाजिक प्राणी है तो इसके लिए उसके सामाजिक संबंधों को महत्व को समझ जाए। इस मानव संबंधों के महत्व को समझकर प्रबंधकीय संस्था उत्पन्न हुए संघर्षों को समाप्त कर सकती है। सामाजिक क्रिया प्रत्यागम को प्रतिपादित करने वाले लोग प्रशासन के महान विद्वान वेबर थे। इनकी अवधारणा को वेबरियन सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इनके अनुसार समाज कई स्तरों में बांटा हुआ है। ये स्तर सामाजिक क्रियाओं की सीमांकन करते हैं। समाज की प्रकृति आपसी अच्छे बुरे संबंधों की होती है। इन्हीं अच्छे बुरे सामाजिक संबंधों से समाज का क्रियाकलाप तय होता है। यही विचार औद्योगिक परिदृश्य में भी आते हैं और कर्मचारियों का संबंध नियोजक के साथ अच्छे बुरे हो सकते हैं और समाज और संघर्ष की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन यदि सहज संबंध को बनाया जाए तो आपसी संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। ठीक है। गांधीवादी प्रत्यागम के तहत औद्योगिक संबंध सत्य, अहिंसा और न्याय यानी कि ट्रस्टीशिप के आधार पर होती है। गांधीवादी विचारधारा शांतिपूर्वक रहने और कार्यस्थल पर अहिंसा करने की बात करता है। यद्यपि गांधी जी श्रमिकों की हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ भी इसका उद्देश्य उचित और शांतिपूर्वक और बिना किसी हिंसा के होना चाहिए। गांधी जी का मानना है कि किसी भी तरह के संघर्ष को सत्याग्रह और अहिंसा से निपटाया जा सकता है। सिस्टम प्रत्यागम में ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक संबंध समाज का एक सब सिस्टम है, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सभी उपभाग किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। उनके सामूहिक योगदान और जुड़ाव ही सिस्टम को निरूपित करते हैं। इस प्रत्यागम को प्रतिपादित करने वाले का नाम जॉन डनलप है। इसका मानना है कि नियमों का बनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस नियमों को बनाए जाने में श्रमिक प्रबंधन और सरकार की अति महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। ठीक है। अब आर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है। आर का मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशंस सिस्टम, ए है एक्टर्स, आई आइडियोलॉजी, बॉडी ऑफ रूल्स। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RFAII औद्योगिक विवाद देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आज़ादी के बाद ऐसे विधिशास्त्र का जन्म हुआ था
ठीक है, जिसे औद्योगिक विधि शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व काल में यह विधि अविकसित अवस्था में थी, किंतु आगे चलकर देश में उद्योग क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ औद्योगिक विधियों का भी विकास हुआ। औद्योगिक विधियों ने से भारत का एक बड़ा जन समुदाय प्रभावित हुआ। कुछ लोगों पर इन विधियों का सीधा प्रभाव पड़ता है या इसके अधीन है, जैसे उद्योगपति, श्रमिक आदि। ऐसा माना जाता है कि समाज में कि आपस संबंधों में समस्याओं का आना जैसे स्वाभाविक होता है, वैसे ही औद्योगिक संबंधों में भी होता है। इससे सरकार इन संबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटारा करने के लिए कानून का सहारा लेती है, जिससे न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। भारत में विधि के स्तर पर प्रयास देखते हैं। भारत में औद्योगिक विवाद पर एक कानून 1947 में बनाया गया, जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम कहा जाता है। इसका विस्तार पूरे भारत में है। इस अधिनियम की कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या तो विवाद से आबद्ध उभय पक्षकारों की सहमति पर या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उपयुक्त समझे जाने पर विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को अधिक से अधिक उभय पक्षकारों पर बंधनकारी माना जाएगा और इसका प्रवर्तन सामान्यतया सरकार द्वारा किया जाएगा। विभिन्न स्थितियों में हड़ताल व तालाबंदी पर प्रतिषेध किया जाना है। लोकहित एवं आपात की स्थिति में उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को 6 माह से अधिक की अवधि के लिए कतिपय प्रमुख उद्योगों की लोक उपयोगिता सेवा के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राधिकृत है। इस विधान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक न्याय है, यद्यपि यह सामाजिक विधान है। अब परिभाषा देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, औद्योगिक विवाद की। इसका मतलब नियोजक और नियोजकों एवं नियोजकों और कर्मचारियों के बीच कोई ऐसा विवाद या मतभेद अप्रेरित है जो किसी व्यक्ति के नियोजन और नियोजन के निबंधों यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम की शर्तों से संसक्त है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन होती है। पूंजीवादी उद्योग के विकास ने जिसका मतलब उत्पादन साधनों पर थोड़े से साहसियों का नियंत्रण होना, जिसने विश्व के प्रबंधन और श्रम के बीच संघर्ष की समस्या पैदा कर दी है। औद्योगिक विवाद में मुख्यतः आर्थिक, राजनीतिक और प्रबंधन या व्यवस्था संबंधी 3 कारण होते हैं। अब परिवर्तन के दौर की वजह से औद्योगिक संबंधों या परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। अब व्यक्तिगत संविदा के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जा रही है। आधुनिक युग में इस प्रकार सामूहिक मांगें ही अधिकांश विवाद का कारण होती हैं और विवादों का रूप धारण करती हैं। औद्योगिक विवाद में भर्ती पद्धति, काम की दयनीय स्थिति, हड़ताल, मजदूरी, तालाबंदी, बोनस, महंगाई, प्रबंधकों का दुर्व्यवहार, अकुशल प्रबंधन, नेतृत्व, राजनीति द्वारा भड़काना आदि सम्मिलित है। इसके शाब्दिक अर्थ श्रमजीवियों के झगड़े से औद्योगिक विवादों की परिधि अधिक व्यापक है। औद्योगिक विवाद के लिए यह आवश्यक है कि कर्मकारों द्वारा औपचारिक रूप से कोई मांग उठाई जानी चाहिए और नियोजक द्वारा इनकार किया जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद की परिभाषा में उद्योग शब्द का कहीं कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, लेकिन यह आवश्यक तथ्य है कि ऐसा विवाद किसी उद्योगों में होना चाहिए। साथ ही नियोजक और कर्मकारों के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए। औद्योगिक विवादों के प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से औद्योगिक विवादों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अधिकारों का विवाद और हितों का विवाद। अधिकारों का विवाद देखते हैं। करारों से संबंधित होती है, जिसे नियोजक और कर्मकारों के बीच करार से उत्पन्न अधिकार होता है। हितों का विवाद विषय में हड़ताल या वेतन या छुट्टी इत्यादि। जबरी छुट्टी अथवा कामबंदी, ले ऑफ से अभिप्राय है कि नियोजन द्वारा अपने ऐसे कर्मकारों को काम पर लौटाना जिसका नाम मास्टर लॉ पर पंजीकृत है और जिसकी छटनी नहीं हुई है। ठीक है, ले ऑफ से अभिप्राय नियोजन द्वारा ऐसे कर्मकारों को काम पर लौटाना जिनका नाम मास्टर लॉ पर पंजीकृत है और जिसकी छटनी नहीं हुई है, जिसका कारण कोयले, विद्युत शक्ति या कच्चे माल की कमी, सभी सामग्रियों की कभी स्टॉक का अभाव, यंत्र भंग अथवा प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी संबंधित कारण से कर्मकारों को काम देने में असफलता, इनकार या असमर्थता है। उक्त कारणों से काम देने की असमर्थता या अस्वीकृत अप्रेरित है। तालाबंदी, लॉकआउट से अभिप्राय नियोजक को अस्थायी तौर पर नियोजन के स्थान को बंद करना या कार्य को स्थगित कर देना या उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी संख्या को काम देने से इनकार कर देना है। छटनी देखते हैं। रिट्रेंचमेंट, छटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा
का ऐसा पर्यवसान अप्रेरित है तो अनुशासन संबंधी कार्रवाई के रूप में दंड से भिन्न किसी भी अन्य कारण से किया गया हो, किंतु इसके अंतर्गत ए कर्मकार की स्वेच्छा सेवानिवृत्त, बी अधिवर्षता यानी कि सुपर एनुएशन की आयु पूर्ण हो जाने पर कर्मकार की सेवानिवृत्ति, यदि नियोजक एवं संबंधित कर्मकारों के बीच नियोजन संविदा में उस आशय का कोई अनुबंध है, अथवा निरंतर खराब स्वास्थ्य के कारण कर्मकार की सेवा की समाप्ति सम्मिलित नहीं है, कार्य के बंद किए जाने के कारण डिस्चार्ज को छटनी नहीं माना जाएगा। नियोजक तथा कर्मकार के बीच नियोजन संविदा की समाप्ति होने की स्थिति में उसके अनवीनीकरण के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवानिवृत्त अथवा कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान उसे सेवा मुक्त करना सम्मिलित नहीं है। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त किसी कमी के कारण नियोजक कर्मकार को सेवा मुक्त कर सकता है। हड़ताल स्ट्राइक देखते हैं। हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योगों में नियोजित किसी भी संख्या में स्थापना के ऐसे कर्मकारों द्वारा मिलकर एक काम रोक देना, समान समझदारी के अंतर्गत सामूहिक अस्वीकार या किसी ऐसी संस्था में ऐसे कर्मकारों द्वारा सामान्य इकरार के अनुसार काम बंद करना जिन्हें काम करने या नियोजित करने के लिए काम करते रहने के लिए नियोजित किया गया है। कर्मकार वर्कमैन से अभिप्राय शिशुच्ची अप्रेंटिस समेत ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी उद्योग में कुशल शारीरिक पर्यवेक्षणिक तकनीकी या लिपिकीय काम भाड़े हायर या पुरस्कार पर करने हेतु नियोजित है, चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्टता अव्यक्त हों या विवेचित, तथा वे सभी व्यक्ति कर्मकारों कहे जाएंगे जो विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिए गए हैं या जिनकी छटनी कर दी गई है, अथवा जिनकी पदच्युत उन्मोचन एवं छटनी के परिणाम स्वरूप उक्त विवाद उत्पन्न हुआ है। कर्मकारों की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं जैसे आर्मी एक्ट 1950 या एयरफोर्स एक्ट 1950 या नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 के अधीन हो, पुलिस सेवा में नियोजित हैं या कारावास के अधिकारी या अन्य कर्मकारों के रूप में नियुक्त, मुख्यतः प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय सेवा में कार्यरत रहें, पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित है और 1600 रुपये प्रति माह से अधिक मजदूरी लेते हों। औद्योगिक संबंधों के रूप के लिए राज्य नियम, स्टेट रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। औद्योगिक विवादों का निराकरण। इस अधिनियम में विवादों को निराकरण निम्न यंत्र की व्यवस्था की गई है। समझौता यंत्र, न्यायिक यंत्र, पंच निर्माण। हर एक यंत्र में कोई समुचित संचालन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई है। समझौता यंत्र देखते हैं तो समझौता यंत्र में कार्य समिति आएगी, सराधना या समझौता अधिकारी आएगा, समझौता बोर्ड आएगा। न्यायाधिकरण यंत्र में श्रम न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। कार्य समिति में वर्क कमेटी और कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। नियोजक कर कर्मकार भी पारस्परिक विवादों को एक ऐसे यंत्र द्वारा हल कराने का प्रयत्न कर सकते हैं जिसे पंच निर्माण कहते हैं, या ये तीसरे प्रकार का यंत्र है जिसके माध्यम से विवादों को हल लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। इसके अतिरिक्त जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी विधिक व्यवस्था की गई जिससे औद्योगिक विवादों के निराकरण में आवश्यक सहायता प्राप्त होती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की स्थिति श्रम समिति औद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु व्यवस्था के पुनर्गठन और नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार कर रही है। पंच निर्माण तंत्र और न्यायाधिकरण में अंतर। पंचों के अधिकार का उद्भव पक्षों के समझौते से होता है, जबकि अधिकरण के अधिकार नियुक्तिजन्य होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पंच को न्यायिक अधिकार नहीं होते हैं, किंतु अधिकरण की कार्यवाही न्यायिक समझी जाती है और उनके अधिकारियों की दीवानी अदालत के अनेकानेक अधिकार प्राप्त रहते हैं। पंचों की नियुक्ति मुख्यतः पक्षों एवं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा होती है, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति उचित सरकार करती है। न्यायाधिकरण सदैव एक सदस्यीय होते हैं, जबकि पंच की संख्या एक या अनेक होती है। पंचों के लिए कोई निर्धारित योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत अधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यून योग्यता का रहना आवश्यक है। पंच निर्माण की अपील, रिव्यू या रिट पिटीशन उच्चतम न्यायालय में नहीं होती है, अधिकरण के निर्णय के खिलाफ होते हैं। अधिकरण की सहायता और परामर्श के लिए सहायकों
की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। नियुक्ति की बात पंचों के संबंध में अनुश्रुत है, लेकिन उलझनपूर्ण मामले में पक्ष सहायक नियुक्त कर सकते हैं। अधिकरण के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व वकील कर सकता है, लेकिन पंच के संबंध में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। पंच निर्णय कम खर्चीला तथा कम समय लेने वाला होता है। अपेक्षाकृत न्याय निर्णय के जहाँ तक हर्जे खर्चे का प्रश्न है, पंच निर्णय में उभय पक्ष अपना अपना व्यवहार वहन करेंगे, किंतु अधिकरण के निर्णय के संबंध में यदि कोई आवश्यक नहीं है तो पक्षकार स्वयं सहन करे, पर व्यय कौन, कितना, कैसे और कब देगा, इसका भी निर्णय अधिकरण के साथ ही साथ कर देगा। सरकार का अधिकार है कि पंचाट की प्राप्ति होने पर उसका प्रकाशन करे, उचित समझे तो उसमें संशोधन करे या उसे अमान्य कर दे। औद्योगिक विवाद देखते हैं। श्रमिकों की अस्त्र और प्रबंधन तंत्र की अस्त्र। तो श्रमिकों की अस्त्र क्या है? हड़ताल, बॉयकॉट, पाकेट है और घेराव। और हड़ताल में प्राथमिक और द्वितीय आती हैं। अब प्रबंधन तंत्र का अस्त्र देखें तो कर्मचारियों का संगठन, तालाबंदी और सेवा से मुक्ति। औद्योगिक विवादों से निपटारे की पद्धति देखते हैं। राज्य हस्तक्षेप के बिना और राज्य हस्तक्षेप पर। जब राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तब सामूहिक सौदेबाजी और इच्छा शक्ति अभिकरण। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत समझौते के बिना और समझौते के साथ। जब राज्य हस्तक्षेप करे तब द्विपक्षीय कमेटी, सामूहिक अन्वेषण, समझौते व मध्यस्थता, समझौते व अधिनिर्णय, ये सब आएंगे। हड़ताल एवं तालाबंदी से संबंधित सामान्य नियम देखते हैं। हड़तालों तथा तालाबंदियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाई जाती, लेकिन यह आवश्यक है कि हड़ताल एवं तालाबंदी के पूर्व कतिपय औपचारिकता को पूरा किया जाता है। इसका लाभ यह है कि इसको बार बार होने से रोका जा सकता है, समाज में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, राष्ट्रीय विकास तथा सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न न हो, सामान्य जनता को असुविधा उत्पन्न न हो। जन उपयोगी सेवाओं के संदर्भ में धारा 22 में हड़ताल पर रोक तो नहीं लगती है, लेकिन हड़ताल पर जाने से रोकती है। तब तक कतिपय शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। धारा 23 में हड़तालों और तालाबंदियों के ऊपर सामान्य प्रतिषेध है। उसके अनुसार श्रमिक समूह या संघ निम्न परिस्थितियों में हड़ताल नहीं कर सकते हैं। देखो अब कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। समझौते कार्रवाई समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित रहते और समझौते के पश्चात 7 दिनों तक, यानी सेटलमेंट या पंचायत के प्रवर्तन की कालावधि में यदि कोई पंचायत लागू है या प्रश्नास्पद है तो हड़ताल निश्चित होगी। पंच के समक्ष विचारण के दौरान सरकार हड़ताल को निषिद्ध व अवैध घोषित कर सकती है। यदि कोई विवाद न्याय निर्णय के किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है तो विचारण के दौरान तथा उसके पंचायत दिए जाने के 2 महीने बाद भी तक हड़ताल वर्जित रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 दिन तक नहीं कर सकते हैं। यदि कोई पंचायत का मतलब कालावधि है, कोई पंचायत लागू है या प्रश्नास्पद है तो हड़ताल निषिद्ध रहेगी। पंच के समक्ष विचारण के दौरान सरकार हड़ताल को निषिद्ध व अवैध घोषित कर दे तो वो कुछ टाइम तक वर्जित रहेगी। जन उपयोगी सेवाओं के से संबंध उद्योगों में हड़ताल की पूर्ववर्ती शर्तें। नियोजक या स्वामी को हड़ताल करने से पूर्व 6 सप्ताह हड़ताल की नोटिस दिए बिना उसके पश्चात, ऐसा नोटिस देने की तिथि से 14 दिन के अंदर, उक्त सूचना में निर्दिष्ट तिथि की समाप्ति की पूर्व। समझौता प्राधिकारी के समक्ष समझौता कार्यवाही के लंबित रहते हुए या उनकी समाप्ति के बाद 7 दिनों तक हड़ताल नहीं की जा सकती है तथा संविदा यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक यही नियम लोकोपीय सेवाओं से संबंधित नियोजकों के लिए भी लागू होता है जो तालाबंदी करना चाहते हैं। जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पहले से ही हड़ताल तथा तालाबंदी चल रही है वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नियोजक पर यह दायित्व है कि वह सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को इस संबंध में सूचना प्रेषित करेगा और वह भी स्पष्ट करेगा कि हड़ताल व तालाबंदी किन स्थितियों में प्रारंभ की गई है। इस प्रकार नियोजक द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन नोटिस देने या प्राप्त करने की तिथि 5 दिनों के भीतर उक्त अधिकारियों के पास प्रेषित करना आवश्यक है। हड़ताल कब अवैध न होगी? जो कारण हड़ताल को अवैध बनाते हैं उन्हीं के अभाव में हड़ताल वैध होगी। हड़ताल के पूर्व व पश्चात नियमों का पालन किए जाने से उसकी अवैधता का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। हड़ताल करने का मात्र प्रस्ताव पारित करना अनुशासन भंग का कार्य नहीं होगा। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावक या अनुमोदक के खिलाफ नहीं की जा सकती है। काम पर कुछ ही कर्मकारों के अनुपस्थित रहने को अवैध हड़ताल नहीं कहा जाएगा, बशर्ते समन्वित ढंग से ऐसा नहीं करते हैं।
अतिरिक्त काम करने से इनकार करना अवैध हड़ताल नहीं है। यदि किसी स्थापना में जो लोक उपयोगी उद्योग नहीं है, हड़ताल बिना नोटिस के ही की गई, वो उसे हड़ताल नहीं कहेंगे, वो उसे अवैध हड़ताल नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर नोटिस के बिना, ठीक है, यानी कि ऐसी हड़ताल जिसमें किसी संस्था ने लोक उपयोग से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, तो जरूरी नहीं है कि नोटिस दिया जाए तभी हड़ताल हो, बिना नोटिस दिए भी हड़ताल की जा सकती है। हड़ताल कब अनुचित होगा, अनजस्टिफाइड कब होगी? अवैध हड़ताल को निम्न दो भागों में विभक्त किया है: अवैध किंतु न्यायोचित हड़ताल, अवैध किंतु अन्यायोचित हड़ताल। हड़ताल को रोकने के उपाय: मध्यस्थता, तथ्य प्राप्त करना, ग्रहण, अव्यादेश और अनिवार्य पंच विवाचन। हड़ताल और तालाबंदी में अंतर देखते हैं। हड़ताल श्रमिकों की एक सामूहिक कदम है, तालाबंदी नियोजक द्वारा उठाया गया कदम है। ठीक है, हड़ताल श्रमिक करते हैं और तालाबंदी नियोजक करते हैं। हड़ताल श्रमिकों का अंतिम हथियार है, जबकि तालाबंदी नियोजक का। क्योंकि हड़ताल में काफ़ी संख्या में श्रमिक सम्मिलित होते हैं तथा यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है, तालाबंदी नियोजक करते हैं, इसलिए उसकी प्रक्रिया आसान होती है। हड़ताल की प्रक्रिया लंबी होती है, जैसे संघ की बैठक, उसमें प्रस्ताव पारित होना, नोटिस देना। तालाबंदी की नियोजक का निर्णय ही पर्याप्त है। तालाबंदी में नियोजक काम नहीं लेता है। हड़ताल में कर्मकार काम से मना करते हैं। चक्रीय अवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमिक 2019 देखते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपयोग का वह मॉडल है जिसमें यथासंभव समय तक वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना है, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत, नवीनीकरण करना, पुनर्चक्रण करना शामिल है। इसका उत्पादों के जीवन चक्र में वृद्धि होती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगले 5-7 वर्षों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजन करने की क्षमता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक रैखिक आर्थिक मॉडल पर का त्याग किया जाता है, जो टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न पर आधारित है। टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे आवश्यकता देखो क्यों है कि उपभोक्ता बाद में वृद्धि बढ़ती घरेलू आय है, जिसमें उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण आदि के कारण प्राकृतिक संसाधन यानी वन, भूमि, वायु, जलवायु आदि पर दबाव बढ़ रहा है, अतः चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण संसाधनों के संकुचित होते भंडार, तकनीकी बाधा आदि के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता। प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, संसाधन निष्करण, उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक उत्पादन के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमानों पर अपशिष्टों का सृजन होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ: ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में से प्राकृतिक संसाधनों को कम दबाव एवं विषाक्त पदार्थों के विसर्जन तथा जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंध हो सकता है। आर्थिक संवर्धन की संभाव्यता तथा जीडीपी में भी वृद्धि करने में सक्षम व पुनः उपयोग की प्रवृत्ति से लागत भी कम होती है। विश्व आर्थिक मंच चक्रीय अर्थव्यवस्था से स्थानीय रोजगार और अर्धकुशल नौकरियों का सृजन कर सकता है। पुनर्चक्रण और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि तथा नवाचार प्रक्रियाओं पर नवीन व्यापार मंडल के कारण नए व्यवसायों में वृद्धि होती है। अस्थिरता में कमी आती है, सुरक्षित आपूर्ति संभव है। आगे की राह: देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कानून की आवश्यकता है। विनिर्माण चरण में शून्य प्रभाव, शून्य दोष जैसी नीतियाँ, उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना और निपटान चरण में भी विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को यदि उचित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने हेतु तो आदर्श नीति हो सकती है। ग्रीन बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड एलडीजी, ठीक है, अलाइड बॉन्ड जैसे नवाचार युक्त वित्त पोषण साधनों के माध्यम से नए अवसरों को साकार करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। ब्लू इकोनॉमी देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी का आशय महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखते हुए आर्थिक संवर्धन, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का साधारणीय उपयोग करने से है। इसमें महासागरों के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जैसे मत्स्य पालन, खनिज, नौवहन व बंदरगाह अवसंरचना, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री नवीनीकरण ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, समुद्री प्रशासन व शिक्षा आदि, ये सब ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ब्लू इकोनॉमी का महत्व देखते हैं। आर्थिक महत्व: महासागरों पर गैस संसाधनों का 30% हिस्सा प्राप्त होता है। 90% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में $2.5 ट्रिलियन का योगदान करता है।
ठीक है। महासागर विश्व अर्थव्यवस्था का $2.5 ट्रिलियन का योगदान करता है। लगभग 60 मिलियन लोग मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि में संलग्न हैं। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ मेटल के निष्कर्षण के लिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स तथा पॉलीमेटालिक सल्फाइड का समुद्र तल में खनन पर्यावरणीय महत्व देखते हैं। मैंग्रोव व अन्य वानस्पतिक महासागरीय पर्यावरण जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाले 25% अतिरिक्त CO2 अर्थात ब्लू कार्बन का प्रच्छादन करते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से तटीय समुद्रों का संरक्षण एक साधारण ब्लू इकोनॉमी वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य 2030, पेरिस जलवायु समझौता 2015 और संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2017 के अंतर्गत अव्यक्त विभिन्न प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में सहायता कर सकती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्लू इकोनॉमी। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सागर की भावनाओं को बढ़ावा देकर ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत द्वारा प्रारंभ कुछ प्रमुख पहलें: सागरमाला परियोजना, बंदरगाह के विकास को और सक्षम बनाना है। बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि और आधुनिकीकरण, परिवहन की नई लाइनों को विकसित करके आंतरिक भागों से कुशल निकासी व्यवस्था। तटीय आर्थिक क्षेत्र CEZ, सभी तटवर्ती राज्यों को सम्मिलित करके सागरमाला के पहल के अंतर्गत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। CG नियोजित आर्थिक कॉरिडोर की सहक्रियाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। संसाधनों अन्वेषण की दृष्टि से हिंद महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा। भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को नेवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ एशिया, अफ्रीका विकास कॉरिडोर क्वाड आदि के माध्यम से भी सहयोग बढ़ा रहा है। ब्लू इकोनॉमी के लिए चुनौतियाँ। तटीय विकास, वनोन्मूलन एवं खनिज जैसी गतिविधियों के कारण समुद्री तटीय पर्यावरणों का भौतिक परिवर्तन और विनाश हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्री अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है तथा महासागरीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ा है, जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि व अधिक तापमान, अम्लता, सागरीय धाराओं में परिवर्तन आदि भी सम्मिलित है। भू राजनीतिक मुद्दे जैसे दक्षिणी चीन सागर, भू राजनीति संघर्ष और अनक्लोज UNCLOS अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कमजोर करना भी ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। सुझाव देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी की साझा प्राथमिकता और उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय निवेशों को क्षेत्रीय व वैश्विक सहयोग से पूर्ण किया जाना चाहिए। ब्लू बॉन्ड, बीमा आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। महासागरीय संसाधनों, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक व तटीय परिवर्तन के सतत उपयोग में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास द्वारा तटीय समुदायों की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान करना तथा उनके प्रति अनुकूल बनाना ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से एक अनिवार्य घटक है। अनक्लोज V जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन संपूर्ण विश्व में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणाओं को बढ़ावा देने में एक आवश्यक पहलू है। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहाँ स्थायी पद रोजगार सामान्य सी चीज़ होती है और संगठन अल्पकालिक अवस्थाओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंधन करता है। यह लागत, गुणवत्ता और लोचशीलता संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन कर्मियों में फ्रीलांसर, ठीक है, और स्वतंत्र ठेकेदार, अंशकालिक कामगार आदि शामिल होते हैं। नवीन संचार प्रौद्योगिकी ने गिग के लिए एक बाजार निर्मित किया है, जैसे कि ई-कॉमर्स ने वस्तुओं के लिए किया है। स्टार्टअप कल्चर का उद्भव गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। ठीक है। क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, संगठनात्मक गिरावट, लागत में कटौती, लचील व्यवस्था के लिए पेशेवर के उदय में योगदान दिया है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करने की मदद करता है। गिग अर्थव्यवस्था के लाभ देखते हैं। तो गिग अर्थव्यवस्था में कौशल अंतराल की पूर्ति होती है तथा स्किल्ड कर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। गिग अर्थव्यवस्था में पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों द्वारा अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कम श्रम लागत अर्थात गिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण और कार्यालय लागतों से बचत होती है। गिग श्रमिक उत्पाद के विकास में तेजी लाते हैं और ग्राहकों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। गिग कार्मिक परिप्रेक्ष्य, वह व्यक्ति को उसके काम व्यक्तिगत जीवन के प्रबंधन का अवसर देता है। यह फ्रीलांसर के कई स्रोतों से आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह विभिन्न संगठनों में गिग कर्मियों के माध्यम से विविध ज्ञान,
के साथ अधिक अद्यतन कार्यबल निर्मित करता है। महिलाएं भी शादी बच्चे के जन्म के बाद अपने काम में जारी रख सकती हैं। घर से ही कार्य करने के लिए कार्यालय से ब्रेक ले सकती हैं। घर से कार्य करके कार्यालय से ब्रेक ले सकती हैं। गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित एक कंपनी के कार्य संस्कृति को प्रभावित करती हैं और कॉर्पोरेट संस्कृति और स्थायी कर्मचारियों के होने से टीम भावना में ह्रास होते हैं। गिग अर्थव्यवस्था में नियोक्ता को गिग कर्मी के साथ हमेशा साझे दस्तावेज गोपनीयता का संकट बना रहता है। गिग कार्मिक को सभी स्थायी कर्मचारियों के साथ अधिकार और सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, जैसे स्वास्थ्य लाभ, ओवरटाइम वेतन, बीमार होने पर अवकाश एक्सेट्रा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर असुविधाजनक क्योंकि संचार पर प्रौद्योगिकी का अभाव, विद्युत की उपलब्धता का संकट बना हुआ है। सरकार को गिग कर्मी को श्रम कानून का लाभ उपलब्ध कराना चाहिए और बाहरी ठेकेदारों के साथ कंपनियों द्वारा उचित व नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षकों और उद्योग समूह व्यापक रूप से स्वतंत्र कर्मियों को सक्षम करने हेतु लचीला पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उद्योग 4 इंडस्ट्रियल 4 सामूहिक शब्द है जो बहुत सारे समकालीन स्वचालन तथा द्वारा एक्सचेंज बना विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है। इस सामूहिक प्रणाली को साइबर भौतिकी प्रणालियाँ, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज का लाभ एक साथ ले सकते हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में चीनी औद्योगिक क्रांति के लिए ये श्रम केंद्र का शुभारंभ किया। बाद में होने वाले फायदे, तो भारत में होने वाले फायदे देखते हैं। भारत चीनी औद्योगिक क्रांति के आधार देने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभा सकता है क्योंकि भारत का जनतिथि लाभांश बेहतर है। औसत आयु 28 वर्ष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग निर्धनता कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। भारत दूरसंचार के स्रोतों से अपना विस्तार कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और ऑल इनोवेशन जैसी सरकार की पहल के कारण डेटा उपयोग में भारी वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति NMP, तो खनिज से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस क्षेत्र के लिए विनियमन को अधिक प्रभावी बनाना है। यह राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करेगी। निजी श्रेणी में खनन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्रों के खनन को बढ़ाने के लिए समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण करना है। परियोजना प्रभावित लोगों और स्रोतों को उनके विकास के लिए जिला खनिज विधि का उपयोग करना है। खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात नीति, इसका लक्ष्य आगामी 7 वर्षों में खनिज उत्पादन में 200% तक वृद्धि करता है। डिजिटल इंडिया, तो कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। कार्यक्रम के 3 विजन है। प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता, ठीक है, प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को कम कर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण कौशल और डिलीवरी प्लेटफार्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा। प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी, पब्लिक क्लाउड के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना है। मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाओं में सभी विभागीय व क्षेत्राधिकारों को एकीकृत सेवा प्रदान करना है। ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में सेवाओं की उपयोगिता, कारोबारी सहजता के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तन सेवाएं, निर्णय संबंधी उपयोग प्रणाली और विकास के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का लाभ उठाना है। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैश्विक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना है। सभी सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और क्लाउड के माध्यम से सभी के अधिकार सुनिश्चित करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के 9 स्तंभों जैसे कि ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस तकनीकी के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी की नौकरी और अच्छी पैदावार के लिए कृषि
कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को एकीकृत रूप में लागू करने पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालय और राज्य के विभागों के साथ किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आदान प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा के द्वारा आदान प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने और सरकारी उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में फाइल करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया है। इस संशोधन में डिजिटल खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वैधानिक समर्थन प्रदान करने वाले विधेयक से वास्तविक पात्र लाभार्थी को विभिन्न सब्सिडी और कार्यक्रमों के लाभ प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा। यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक निवासी आधार संख्या प्राप्त करने से का हकदार होगा, वह वैकल्पिक होगा, आवश्यक नहीं। अटल इनोवेशन मिशन आगामी वर्षों में विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श के माध्यम से नवाचार पारतंत्र को पर्याप्त बढ़ावा देना, उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना है, जिसमें सफल उद्यमी बनाने के लिए नवाचार का समर्थन और प्रशिक्षण दी जाएगी। यह इनोवेशन प्रमोशन के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां अब नए विचार उत्पन्न होते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचना एवं कल्पना को बढ़ावा देना है, कौशल कंप्यूटिंग की वातावरण बनाना है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अटल टिंकरिंग लैब में 6 से 12वीं तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं और विचारों का विकास करते हैं। अटल टिंकरिंग मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवान्मेष की खोज हेतु 6 विषयगत क्षेत्र जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी और कृषि तकनीकी में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है। अटल इनोवेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज तथा उत्पादन सृजन को प्रोत्साहन मिला है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण की पहल है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ ने यंग चैंपियंस अवार्ड की घोषणा की है, जिन्हें अटल टिंकरिंग मैराथन द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक NPE 2019 को अपनी स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में चिपसेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता प्रोत्साहित कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उपयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धा EMD सेक्टर के लिए माहौल बनाया जाएगा। ESDM की समूची मूल्य वैल्यू चैन में घरेलू निर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में नई यूनिटों को बढ़ावा देने एवं वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार कर उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के सभी उप क्षेत्रों में उद्योगों की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास इंडस्ट्री लैड RD और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बुनियादी या जीवन स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि 5G और लोड सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरण इत्यादि प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप। इस नीति में कुशल श्रम बल उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगार के कौशलों को फिर से सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है। ESDM क्षेत्र IP के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पैटेंट फंड SPF बनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक $400 बिलियन लगभग 26 लाख
लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने हेतु तो आर्थिक विकास के लिए ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 2025 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन का लक्ष्य सम्मिलित है। इसमें निर्यात के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 600 मिलियन और यानी कि 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी सम्मिलित है। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, आप 1-2 बार देखिए, आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।